नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12वीं यूनिट नंबर 7 बादल को घिरते देखा है, जिसके राइटर है नागार्जुन, जिनका जन्म सन 1917 में और जिनका निधन सन 1998 में हुआ था। हिंदी के जनवादी कवि नागार्जुन का जन्म ननिहाल मतलब सतलखा जिला मधुबनी बिहार में हुआ था। उनका पैतृक गांव तरुणी दरभंगा बिहार में पड़ता है। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। उनकी शिक्षा गांव में संस्कृत पाठशाला में हुई थी और उच्च शिक्षा उन्होंने बनारस में प्राप्त की। नागार्जुन में हिंदी में बहुत कविता संग्रह, उपन्यास, कहानी संग्रह लिखे हैं और इसी वजह से वो हिंदी साहित्य में अपना बहुत कुछ नाम कर गए हैं। यहाँ पर बादल को घिरते देखा है, उस माध्यम से इन्होंने जो तिब्बत की यात्रा की थी, उस समय जो बादल एकदम नज़दीक होके जाते हैं, उसी का वर्णन यहाँ पर इन्होंने अपने शब्दों में प्रस्तुत किया है कि किस तरह से वो सफ़ेद सफ़ेद बादल हमारे पास होकर गुजरते थे, जैसे हमको स्पर्श करके गए, ऐसा वातावरण उन्हें महसूस होता था। उसी का वर्णन इन्होंने यहाँ पर हिमालय के दर्शन के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। पहले हम लोग पूरी कविता का पठन करेंगे, उसके बाद उसकी प्रत्येक लाइन को हम लोग समझेंगे। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर भी संतु खोजते हंसों को तीरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ऋतु वसंत का प्रभात सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदुल किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से भी रहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चुकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। मतलब जो बादल हमारे पास होकर गुजरे हैं, उसका वर्णन यहाँ पर इन्होंने अपने शब्दों में प्रस्तुत किया है। जब वो तिब्बत यात्रा पर गए थे, तब इन्होंने हिमालय दर्शन की जो बात कही है, उसी के माध्यम से बात हमारे सामने प्रस्तुत की। अमल धवल गिरी के शिखरों पर, मतलब धवल जो बड़े बड़े और सफ़ेद जैसे गिरी मतलब पर्वत के शिखर हैं, उसके ऊपर हमने बादल को घिरते देखा है। मतलब हिमालय आपने देखा होगा, तो हिमालय बहुत बड़ा पर्वत है और वो बहुत बड़ा पर्वत है, उसके साथ साथ वहाँ पर आपने देखा होगा तो अधिकतर बर्फ़ बिछी रहती है। मतलब बर्फ़ के कारण वो पर्वत पूरा है, वो क्या लगता है, सफ़ेद लगता है। और उसी के पर्वत के ऊपर बादलों को जब बारिश का मौसम होता है, तब बादल वहाँ पर नज़दीक से होकर गुजरते हैं, उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, मतलब जब वो बादल गुजर रहे थे, बादल को देखा है, उस समय उसके जो छोटे छोटे कण, मोती जैसे कण, आपने देखा हो सुबह के समय में आप जागते हो और कोई पेड़ पौधा हो, उसके ऊपर आपने देखा होगा तो जैसे मोती जैसे कण आपको देखने मिलेंगे। तो बारिश के कण जब बारिश हो जाती है, उसके बाद उसके ऊपर वो रह जाते हैं। ऐसा कोहरे के मौसम में भी आपने देखा होगा, तब भी ये वातावरण आपको देखने मिलेगा। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल मतलब ठंडे तुहिन कणों को मान सरोवर के उस स्वर्णिम, आपने देखा होगा कि तिब्बत यात्रा करीबन हिमालय से शुरू होकर चीन के तरफ जाती है, वो मान सरोवर यात्रा कही जाती है। उस मान सरोवर के उस स्वर्णिम मतलब सोने जैसे कमलों पर गिरते देखा है। वहाँ पर जो कमल है वो स्वर्णिम कमल माने जाते हैं, उसके ऊपर हमने गिरते उसको बादल के कणों को दिखे, बारिश के कणों को हमने गिरते हुए देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर, मतलब हिमालय जो है उसके कंधों के ऊपर आपने देखा होगा कि कई बड़ी बड़ी छोटी बड़ी झीलें हैं,
झरना जिसको हम लोग कहते हैं, वो झीलें ऊपर से नीचे तक पानी छोड़ती है, तो उसको आपने देखा होगा। उनके श्यामल नील सलील में, उसका जो श्याम और नीला जो चारित्र है, सलील है, उसके ऊपर वहाँ से समतल देशों से आकर, समतल देश है उसके आसपास, उसके देश से आकर वहाँ पर वो झीलें इधर से उधर जाती है। पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर भी संतुक होते। पावस की उमस से आकुल, अपने पेट की अग्नि को भरने के लिए हंस इधर से उधर भागते हैं, तो वो तिक्त मधुर बीज तंतु खोदते। आपने हंसों को देखा होगा कि पानी में एक तरफ खड़े रहते हैं, और जैसे ही कोई बीज तंतु जैसा कुछ आता है, मतलब कोई छोटा सा जीव जंतु आता है, उसको सट लेके मुंह मार के वो ले लेते हैं। मतलब एकदम उस समय आपको लगेगा कि जैसे कि वो कोई ध्यान में खड़े हैं, ध्यान कर रहे हैं, पर अचानक जैसे उनको उनका खुराक मिलता है, वो उसके ऊपर अपनी चोंच मार देते हैं। हंसों को तीरते देखा, उसके ऊपर बीज तंतु खोदते हंसों को तीरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, और हमने उस वातावरण में उस बादल को घिरते हुए हमने देखा है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था। कैसा था? वसंत ऋतु थी, वसंत का सुप्रभात था। मंद मंद था अनिल बहरा, और कैसा? अनिल मतलब पवन, पवन कैसा? धीरे धीरे मंद मंद धीरे धीरे बह रहा था। बाल अरुण की मधु किरणें थी। बाल अरुण, अरुण मतलब सूर्य, सूर्य की कैसी है? बाल मतलब छोटे रूप में। सुबह का सूर्य जब निकलता है तो एकदम छोटा माना जाता है, बालक के जैसा माना जाता है, तो उसकी मृदु किरणें मतलब कोमल किरणें थी। अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, और अगल बगल में आप जहाँ कहीं देखो तो सारे शिखर कैसे लगते हैं? स्वर्ण जैसे लग रहे हैं। मतलब सुबह का सूर्य होता है, उसकी किरणें एकदम सोने जैसी आपको पता लगती है, तो इसलिए वो सारे शिखर भी कैसे लग रहे हैं? एकदम स्वर्णाभ, सोने जैसे दिख रहे हैं। एक दूसरे से विरहित हो, एक दूसरे से अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होगी। आपने चकवा चकवई की कहानी सुनी होगी। वो चकवा और चकवई एक ऐसे श्रापित जोड़ी मानी जाती है, जो दिन में अपने साथ रहते हैं, पर जब रात होती है तो उनको दोनों को अलग अलग रात बितानी होती है। मतलब वो श्रापित थे पार्वती के द्वारा, और उसके बल पर इन्होंने अपने जीवन को एक दूसरे से रात में कभी साथ में नहीं रहने का उनको जो श्राप था, उसी के कारण वो इस तरह से रात बिताते थे। इसके लिए अगर आप इसके बारे में विस्तृत जानना चाहते हैं तो आप गूगल के भी ऊपर भी जा सकते हैं, और कविता पूरी होने के बाद भी हम इसकी थोड़ी शॉर्ट में इसकी कथा मैं आपसे कहूँगा। पहले इस कविता की हम लोग बात कर लें। मतलब दोनों को निशा काल में, रात का काल का समय होता है, तो उस समय इनको क्या होता है? अलग अलग रात बितानी होगी। जो चिर अभिशापित है, पूरी जीवन में अभिशापित मतलब जिनको साथ दिया गया उस वो है बेबस उन चकवा चकवई का। वो इनकी दुनिया, इनकी जीवन कितना है बेबस, लाचार है, और वो एक दूसरे से अलग होकर रात बिताते हैं। बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें महान सरोवर के तीरे, उनका क्रंदन बंद हो जाता है। रात जैसी होती है, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो पूरी रात रोते नहीं, क्योंकि शापित है, इस तरह से जीवन बिताना ही बिताना है, इसलिए वो अलग हो गए। उनका क्रंदन बंद हुआ। फिर उनमें उन महान सरोवर के तीरे, उस महान सरोवर जो है, बड़े बड़े सरोवर है, उस सरोवर के किनारे पर, तीर के ऊपर, शैवालों की हरिधरी पर, शैवाल आपने देखा होगा कि पूरे पानी के ऊपर एकदम चादर की तरह बिछ जाती है। पहले दूर से तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई घास पड़ी हो, पर सचमुच वो शैवाल है, और जिसके नीचे पानी होता है। उसकी हरिधरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, उसके ऊपर आपने प्रणय मतलब प्रेम को छिड़ते देखा है। मतलब उस हरिधरी पर ऐसे पक्षी आकर बैठ जाते हैं जो अपने प्रेमालाप को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। उस वातावरण को इन्होंने देखा है, बादल को घिरते देखा है, इस वातावरण में उनको बादल को घिरते देखा है। मतलब कि जो प्रेम इस पक्षियों का है, वो इस शैवाल के ऊपर इन्होंने प्रस्तुत होते, जो उनके जीवन को व्यक्त करते, प्रेम को व्यक्त करते, उन्होंने वहाँ पर देखा है। हम लोग चकवा चकवी की कहानी थोड़ी शॉर्ट में बात कर लें कि चकवा चकवी मतलब इतने ऐसे पक्षी थे
तो एक छोटा सा गांव था, बरसों पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, उस गांव में एक सुखी संपन्न परिवार रहता था। उस परिवार में पिता, माता, भाई, उसकी पत्नी और उसकी बहन, ऐसे परिवार रहते थे। भाई कुछ काम से बाहर चले गए थे, मतलब व्यवसाय के कार्य हेतु वो बाहर गए थे, और भाभी और ननद घर में साथ में रहती थी, माँ और पिताजी के साथ। तो एक दिन माँ ने ये कहा कि आप लोग को एक काम करना है कि हमारे जो बेल है, उस बेल को आपको क्या करना है, पानी पिला कर लाना है। हमारे बेल पूरे दिन से भूखे हैं। तो दोनों बेल को अलग अलग बांध दिया। एक बेल को भाभी ने लिया और एक बेल को ननद ने लिया। दोनों को अलग अलग बांधा हुआ था वहाँ साथ। और एक शर्त रखी गई कि आज जो बेल को पेट भर के पानी पिला के सबसे पहले आएगा, उसको घर में हलवा खाने मिलेगा। मतलब अब और अधिकतर माँ ये चाहती है कि मेरी बहू से पहले मेरी बेटी आ जाए, तो मेरी बेटी को आज ये हलवा खाने मिल जाए। ऐसा करके उन्होंने सोचा कि भाई ये काम होना चाहिए, ये कर दे तो अच्छा है। तो उन्होंने सोचा, तो माँ सोच रही थी कि भाई बेटी पहले आ जाए, और पिताजी सोच रहे थे कि दोनों में से जो नेक हैं, जो अच्छे हैं, जो अच्छा काम कर सकता है, वही पहले आए तो अच्छा है। दोनों अपने अपने बेल निकल के लेकर जाते हैं। बहू एकदम वफादार थी। बहू ने सोचा कि भाई मैं बेल को भूखा कैसे रखूं, उसको पानी तो मुझे पिलाना चाहिए। पेट भर के उसने खाना खाया तो उसको पानी पिलाना है। वो धीरे धीरे लेकर दूर तक तालाब था, वहाँ पर लेकर गई, और उसने क्या किया, बेल को भरपेट पानी पिलाया और वापस लेकर आती है। उसके बीच में ननद भी उसके साथ साथ निकलती है। वो दूसरे रास्ते पर निकली और थोड़े दूर कर लेकर गई, और उसने सोचा कि भाई मैं बेल को लेकर तो जा रही हूँ, पानी पिलाऊंगी न पिलाऊंगी कैसे पता चलेगा, क्योंकि बेल तो बोलता नहीं है, उसको ये नहीं कहना आता है कि मैंने पानी पी लिया है। इसलिए वो बीच रास्ते से बेल को वापस लेकर आ जाती है और लाकर बांध देती है, और अपने माता और पिताजी से कहती है कि मैं बेल को पानी पिलाकर लेकर आ गई। उसने बेल को बांध दिया। थोड़ी देर के बाद बहू भी आ जाती है, बेल को लेकर आई, और उसने कहा कि मैंने भी पानी पिला दिया। तब पता चला कि ननद तो मेरे पहले से आ चुकी है। तो वहाँ पर उस बेल को दोनों को अलग अलग रूप में जहाँ बांधे थे वहीं पर फिर से बांध दिया गया, और शर्त के मुताबिक हलवा तैयार था, और ननद को हलवा दे दिया गया। बाहर बरामदे में बैठकर ननद हलवा खा रही थी, और हलवा खाते खाते अपने मन को उत्साहित कर रही थी कि क्या पता चला कि मैंने क्या किया। पर ये सारी घटना वह बेल देख रहा था। मतलब जो बेल की जोड़ी थी वो देख रही थी। एक तो संतुष्ट था, इसलिए उसके मन में कुछ विचार नहीं आया, पर दूसरा जो असंतुष्ट था उसने मन ही मन श्राप दिया कि जिस तरह तूने मुझे पानी की वजह से भूखा मारा है, मेरी प्यास को नहीं बुझाई है, इस तरह तू भी जीवन में जब अपने दूसरे जीवन में आएगी, मतलब दूसरे अवतार में आएगी, तो तू भी अपने पति से मिलने के लिए आजीवन तरसेगी। ये मेरा तुझे शाप है। और तब जाकर इस चकवा चकोई को दिन में साथ में रहने का मौका मिलता है, पर रात जैसे आती है तो वो प्रेम के लिए आजीवन तरसेगी। ऐसे श्राप से ध्यान में रखकर वो पूरी जिंदगी तक अपने पति से रात के समय में अलग हो जाती है। मतलब ये शापित युगल जिन्होंने अपने जीवन में इस घटना को पूरे जीवन तक झेलना है, और आजीवन तक ये घटना चलती रहती है। मतलब यह बादल हिमालय के शिखर पर जब गिर कर आते हैं और ठंडे ठंडे पवनों के साथ बारिश के कण देते हैं, उसी का वर्णन यहाँ पर नागार्जुन जी ने हमारे सामने अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है। विद्यार्थी मित्रों, इसके साथ साथ आप शब्दार्थ और टिप्पणियाँ भी लिख लीजिए, और स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं उस प्रश्नों के उत्तर को भी आपको अच्छी तरह से लिखना है। जो स्वाध्याय के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं वो सारे यहाँ पर दिए गए, उन सबको आपको अपनी नोट्स में लिख रहे हैं। जितने भी कार्य आपको सौंपे जाए, आप वफादारी से अपने कार्य करते रहिए, ताकि जब परीक्षाएं होगी, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि इस साल शायद ऑनलाइन से ही आपका एजुकेशन चलने वाला है। पता नहीं है कि कब हम फेस टू फेस मिल पाएँ, तो इसकी वजह से आपको अपने कार्य वफादारी के पूर्वक करते रहना चाहिए। जो
स्वाध्याय के प्रश्न हैं उसमें पहले विकल्प दिए गए हैं, उसके बाद एक एक वाक्य के प्रश्न हैं, उसके बाद दो दो वाक्य के प्रश्न हैं, और उसके बाद 5-6 वाक्य पंक्तियों के उत्तर हैं, वो भी आपको लिखना है। आशय स्पष्ट कीजिए, उसको लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो कार्य आपको सौंपा जाता है वो आपको आपकी वफादारी के ध्यान में रख कर करना चाहिए। हम लोग अभी तक करीबन 6 यूनिट खत्म करके आज 7वां यूनिट हम लोग खत्म कर रहे हैं। तो इस 7 यूनिट के जो स्वाध्याय के प्रश्न हैं वो आप करते रहिए। जैसे जैसे कार्य शुरू होते जाएंगे वैसे वैसे आपको सारे कार्य मिलते जाएंगे। और पिछले कालांश में मैंने आपको व्याकरण के कुछ प्रश्न भेजे हैं, जिसमें ABCD से लेकर जो महत्वपूर्ण बातें हैं और व्याकरण की जो बातें हैं वो भी आपको भेज दी गई है। तो वो भी आप अपनी नोट्स में लिख लीजिए, ताकि परीक्षा के दरमियान आपको कोई समस्याएं न हो जाए। बहुत ही जल्द परीक्षाएं भी शुरू होने वाली हैं या आ जाएगी, तो उस समय आपको ये बहुत अच्छी तरह से काम लगेगा। इसलिए आप जो काम सौंपा जाए वो आप अच्छी तरह से करते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।